नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2:35 पर पहुंचेंगे अयोध्या। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री। हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर परिसर के पीएफसी में बैठकों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा सिलसिलेवार, वो आपको बता रहे हैं। अयोध्या पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे और उसके बाद राम मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाएगी। पीएफसी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। कितने विकास कार्य और अधूरे अभी अधर में लटके हुए हैं, उनको लेकर भी दिशा निर्देश हो सकता है दिए जाए। हनुमानगढ़ी रामलला में दर्शन पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 2:30 बजे के आसपास का ये समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और करीब 5 बजे वहां से रवाना लखनऊ के लिए हो जाएंगे। लखनऊ में भी चूंकि कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं सिलसिलेवार, तो आपको बता दें कि राम मंदिर के दर्शन के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। कई कार्यक्रम उनके रहेंगे, कई बैठकें लेंगे। अयोध्या के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। कई जगहों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ध्वजारोहण भी चूंकि होना है, उसको लेकर कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, उनको लेकर कैसी तैयारियां हैं, सुरक्षा के कैसे प्रबंध है, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं ध्वजारोहण कार्यक्रम में और इसीलिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। किस तरीके की तैयारियां वहां उनके आगमन को लेकर हैं, ये भी देखना होगा। ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक पल होगा जब ध्वजारोहण किया जाएगा और इसीलिए इस पल को और आकर्षित और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे जो है वो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज क्या क्या है अयोध्या में वो आपको बता रहे हैं। 2:30 बजे जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कई कार्यक्रम है जिनमें आगमन मुख्यमंत्री का होगा। रामलला के दर्शन पूजन किए जाएंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां कैसी है, इसे लेकर भी बैठक की जाएगी। निर्माण कार्यों में कितनी तेजी अभी तक आई है, इसे लेकर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। लगभग 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद पीएफसी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। लगभग 2.5 घंटे का समय है जब अयोध्या में गुजारेंगे और यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं, उनके अधिकारियों के साथ बैठक भी है। शाम 5 बजे उन्हें रवाना भी होना है और इसीलिए जल्दी कार्यक्रम जो है उसका समापन किया जाएगा। निरीक्षण भी कई जगहों का करेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण के प्रतीकात्मक समापन के लिए 25 नवंबर को होने वाला यह भव्य समारोह भव्य तैयारियों के बीच आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में करीब प्रधानमंत्री के साथ 6000 विशेष आमंत्रित अतिथि इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या शहर में सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत सख्त कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच भी की जा रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां विशेष रूप से सतर्क हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि आयोजन स्थल के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरों, जैमर और एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से निगरानी लगातार रखी जा रही है। 25 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। जितने हमारी यूनिट्स हैं, एसएसएफ है, पीएसी है, सीआरपीएफ है, एलआईयू है, सभी टीमें सतर्क हैं। सभी जगह हमारे से लगभग 1000 सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वो एक्टिवेट हैं। हमारा जो जैमर है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो लगातार
ऑन है, और साथ ही साथ जो मंदिर के आसपास के जो घर हैं वहाँ सत्यापन कराए जा रहे हैं लोगों के, कि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा आपित नहीं हुए जिससे किसी प्रकार की कोई सुरक्षा संबंधी ट्रस्ट और सुरक्षा की दृष्टि से जो अभी व्यवस्था की जा रही है उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई भी प्रतिबंधित सामान लेकर के जो आमंत्रित अतिथि हैं वो ना आए, और उसी में हम लोग मोबाइल को भी देखा जा रहा है कि मोबाइल को भी हम लोग प्रतिबंधित कर रहे हैं। ये ट्रस्ट लिए समिति उसमें जाएगी। 11:58 से लेकर लगभग 1 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। 11:58 से लेकर लगभग 1 बजे तक का शुभ। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बालापार टिकरिया सड़क के चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता और समय सीमा का निरीक्षण भी किया। मौके पर सीएम योगी ने तेजी से कार्य पूरा करने और सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समय पर पूरा काम करने और जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस मौके पर जिला अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। बालापार टिकरिया सड़क चौड़ीकरण परियोजना से स्थानीय आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तेजी से काम पूरा करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि जनता को कोई भी परेशानी ना हो और इसीलिए वो परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता पर लगातार जोर दे रहे हैं। अधिकारियों से जो है वो पूरी जानकारी जुटाई जा रही है विकास कार्य को लेकर। और वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी है, बाइक स्कूली वैन की आमने सामने टक्कर हो गई है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया है। वैन में बैठे बच्चों में एक को हल्की चोट आई है। दुबग्गा हरदोई रोड ओवरब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ है। लखनऊ से यह जानकारी है, जहां पर एक स्कूली वैन की टक्कर बाइक से हो गई। बाइक सवार घायल हुआ है और जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बाइक सकूली वैन से आमने सामने की ये टक्कर हुई। बाइक सवार जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। जबकि जो वैन में बच्चे सवार थे उसमें से एक बच्चे को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां स्कूली वैन से बाइक टकरा गई और उसके बाद वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। एक बच्चा बताया जा रहा है जिसे हल्की फुल्की चोटें आई है। वहीं जो बाइक चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस वहां पर मौजूद है और मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। खबर ये लखनऊ से है, जहां पर स्कूली वैन से एक बाइक की टक्कर हुई, जिसके बाद बाइक सवार को चोट लग गई और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत बताई जा रही है। वैन में बैठे बच्चों में से एक बच्चे को हल्की चोट आई है, हालांकि उसे भी अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाया गया है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो लगातार कर रही है। तो पुलिस ने वैन चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। आगामी जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल खबर यह है कि वैन जिसमें बच्चे बैठे हुए थे स्कूली, उसकी टक्कर एक बाइक से हुई और बाइक सवार को गंभीर चोटें आई है। हादसा किस वजह से हुआ, तेज गति के कारण हुआ या फिर बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी, इसकी जांच की जा रही है। पुनीत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। पुनीत, हादसे को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, दुबग्गा थाना अंतर्गत रेलवे पुल पर एक स्कूल वैन उल्टी दिशा से आ रही थी और बाइक सवार जो 2 युवक जा रहे थे उनको टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था। बताया जा रहा है कि उसकी भी मौत हो गई है। वैन सवार को और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पूरा जो ये मामला है ये दुबग्गा थाना अंतर्गत रेलवे पुल के पास में हुआ है। हादसा इतना जोरदार था कि जो बाइक चालक था वो 15 फीट उछल करके सड़क की दूसरी पट्टी पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। जो बच्चे वैन में सवार है क्या उनको भी चोट पहुंची है?
देखिए, बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें जो गलती है वो वैन के ड्राइवर की है। वो रॉन्ग साइड से वैन को लेकर के आ रहा था। देखिए, लखनऊ में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्कूली वैन चालक हैं, ये जल्दबाजी में गलत तरीके से वाहन को चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं। समय समय पर पुलिस, आरटीओ इनकी चेकिंग भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको जब भी मौका मिलता है तो ये समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड का भी यूज करते हैं या ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। जी, जो मृतक है, क्या उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? उनकी पहचान हो गई है पुनीत? जी, जो मृतक हैं उनके परिजनों को पुलिस ने सूचना दी। उसके बाद वो लोग मौके पर पहुंचे हैं और जो वैन का ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुनीत, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, स्कूल प्रशासन ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जिसकी गलती थी, यानी कि वैन चालक की, उसको हिरासत में लिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। ये वैन कौन से स्कूल की है पुनीत? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वैन किस स्कूल की है। पास में ही एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं की वैन बताई जा रही है। वैन चालक बहुत जल्दबाजी में था और जल्दबाजी के चलते उसने इस तरीके का कदम उठाया कि रॉन्ग साइड लिया और सामने से आ रहे बाइक सवारों को जब वो ओवर ब्रिज पर चढ़े तो उनको दिखाई नहीं दिया और उसी ब्रिज पर यह हादसा हो गया। जी, जो मृतक है उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई हो? देखिए, मृतक के जो परिजन हैं वो इस वक्त बात कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दो युवक जो अपने घर से काम के लिए निकले थे और अचानक ऐसा हादसा हो जाता है। उसके बाद में वो बदहवास स्थिति में है। जो मृतक के भाई हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि सुबह जो मृतक है वो घर से किसी काम से निकला था और अचानक ऐसा हादसा हुआ। पुलिस ने उनको फोन करके बताया। जब वो लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। जी, लेकिन पुनीत, इसमें जवाबदेही तो स्कूल की भी बनती है, चूंकि एक मानक तय किया हुआ है सरकार ने कि वैन में इतने ही बच्चे बैठ सकते हैं। क्या इस वैन में मानकों के अनुसार जो तय किया गया है, नियम के अनुसार बच्चे बैठे हुए थे या फिर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था? चूंकि ये रॉन्ग साइड से तो वैन आ ही रही थी। देखिए, शुरुआती जांच में पास में ही दुर्गागंज स्थित एक निजी स्कूल की वैन बताई जा रही है। वैन पर स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ था। वैन चालक ने अपना नाम तेजेंद्र बताया है और मोबाइल नंबर जो वैन पर लिखा हुआ है, जिसपे लिखा रहता है कि अगर ये वैन ओवर स्पीडिंग चल रही हो या ओवर स्पीडिंग कर रही हो तो आप इस नंबर पर सूचित करें, वो नंबर भी गलत था। वैन चालक को हिरासत में लेकर के पूछताछ करी जा रही है और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जो स्कूल के ऑनर हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही करी जाएगी। जी, स्कूल प्रशासन से अभी तक कोई पूछताछ की गई है? किसी को बुलाया हो स्कूल प्रशासन की तरफ से? दुर्गागंज स्थित जिस प्राइवेट स्कूल की वैन है उसके ऑनर को पुलिस फोन करके अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है और पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि वैन में जो बच्चे बैठे थे वो मानकों के अनुसार थे। ये वैन, इस वैन की फिटनेस कब की है, इसने फिटनेस करवाई थी या नहीं करवाई थी, जो ड्राइवर है वो इतनी जल्दबाजी में क्यों था, तमाम तरीके के जो इससे रिलेटेड मामले हैं उनकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। जी, पुनीत, एग्जैक्ट अगर मैं लोकेशन जानना चाहूँ तो ये कहाँ पर यह हादसा हुआ है? देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन ये दुबग्गा में काकोरी के पास में नौबत्ता रेलवे पुल है, उसके ऊपर यह हादसा हुआ है। उल्टी दिशा से आ रही वैन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारी है। जब तक दोनों लोग कुछ समझ पाते उससे पहले बाइक से उनकी टक्कर हो जाती है और हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार 15 फीट नीचे सड़क के दूसरी साइड जा गिरा। जी, ये मृतक लखनऊ के ही रहने वाले थे जहां पर यह हादसा हुआ है? आसपास के ही बताए जा रहे हैं? जी, दोनों मृतक लखनऊ के ही रहने वाले हैं। जो ऑन स्पॉट जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम रंजीत है और वो फिलहाल हरदोई के बेहतर स्थित घुसपहा गांव का रहने वाला है और गोमती नगर निवासी अपने मित्र सत्यम के साथ ये हरदोई की ओर जा रहे थे। ये लखनऊ में रेंट पर रहते हैं, मूल रूप से ये हरदोई के रहने वाले थे और किसी कार्य से ये हरदोई ही जा रहे थे कि अचानक उल्टी दिशा में आ रही वैन के साथ इनका हादसा हो गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और अब सोनभद्र से बड़ी जानकारी है। सोनभद्र खदान में रेस्क्यू लगातार जारी है। 53 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल 7 शव को मलबे से निकाला गया था, बरामद किया गया था। रेस्क्यू में 6 शव की पहचान हो चुकी है। एक शव शत अवस्था में बरामद किया गया। मौके पर अभी भी आला अधिकारी मौजूद हैं और
एसडीएम ने सभी बरामद शव की जानकारी दे दी है। ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है वो जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। 53 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है ये और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुल 7 शव मलबे से बरामद कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। परिजनों को सूचित जो है वो कर दिया है। एक शव बुरी हालत में, बुरी अवस्था में मिला है। पूरी तरीके से क्षत हो चुका था और उसे भी बरामद कर लिया गया है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से ये बड़ी जानकारी है। एसडीएम ने सभी बरामद शवों के बारे में जानकारी दे दी है। लगातार 53 घंटे से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कई जो मजदूर हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। लगातार प्रशासन जांच भी कर रहा है। जिम्मेदारों से सवाल भी किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या वहां पर सभी सुविधाएं मजदूरों के लिए थी जो मानक तय किए जाते हैं खनन कार्य, निर्माण कार्य के लिए, क्या वहां पर सेफ्टी के लिए सेफ्टी गियर्स मौजूद थे या फिर नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुना दी है। 2 पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप है। साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड बनवाए थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। 15 साल पहले के एक मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है? कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। तो फिर जेल में आजम और अब्दुल्ला, अब आपको बताते हैं कि क्या केस है उनके ऊपर। बैंक पासबुक और नामांकन धोखाधड़ी का केस है। असली जन्मतिथि जो है वो 1 जनवरी 1993, उम्र 24 साल थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा पैटर्न समझिए। विधायक बनने के लिए जरूरी 25 की न्यूनतम जो है वो आयु होती है और इसीलिए जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 पाए गए। फर्जी पैन कार्ड में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दिखाई गई थी। तो ये जालसाजी का आरोप जो है वो लगा था और दोषी पाए गए हैं। बैंक पासबुक और नामांकन पत्र में धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया गया था। विधानसभा चुनाव 2017 की बात कर लें, यहां अयोग्यता छुपाना उद्देश्य था। 2 पैन कार्ड और आधार कार्ड का मामला काफी समय से चलता आ रहा है। बीजेपी नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने 2019 में यह केस दर्ज कराया था। लगातार सुनवाई हो रही थी। धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया। आजम खां ने साजिश रची और पैन कार्ड बनवाया, ये आरोप आजम खां पर लगे। आजम खां ने भी कहा है कि कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो माननीय है। अब्दुल्ला आजम अयोग्य होने के बावजूद विधायक चुने गए, ये आरोप जो है वो लगा। 9 महीने पहले आजम खां जो है वो रिहा हुए थे और अब एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। कब वो जेल गए वो आप ग्राफिक्स के सहारे समझिए। हरदोई जेल से रिहा हुए थे आजम खां और इसी के साथ लगभग 17 महीने जो है वो हरदोई की जेल में रहे। उस दौरान भी आजम खां का दर्द देखा गया था, अब्दुल्ला खां का भी दर्द देखा गया था। फर्जी जालसाजी प्रॉपर्टी केस में वो जेल गए थे जब हरदोई जेल में रहे थे। फर्जी जालसाजी का आरोप था। कई अन्य मामलों में भी आजम खां जो है वो जेल जा चुके हैं। कई मामलों में उन्हें बरी भी किया गया है तो कई मामलों में जेल भी गए हैं। आजम खां अक्टूबर 2023 में जेल गए थे। तो कब जेल गए हैं आजम खां वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। क्यों गए थे ये भी बता रहे हैं। 2 महीने पहले अभी आजम खां जो है वो जेल से छूटे थे। उनके ऊपर 1 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
जेल में और वहीं सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी आजम परिवार पर पूरी तरह लागू होती है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है। और वहीं यूपी के अमरोहा के धनौरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकता पदयात्रा निकाली। ये यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए आयोजित की गई। पदयात्रा पत्थरकुटी से शुरू होकर शेरपुर रोड उत्सव मंडप में समाप्त हुई और लोगों ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सत्यपाल सैनी ने सरदार पटेल की दूरदृष्टि और अखंड भारत की नींव की बात कही। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनौरा विधायक राजीव तरारा ने इसका आयोजन किया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। चलिए इसी बीच सीधी तस्वीरें पंजाब भवन से आपको दिखाते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है और उनके साथ तमाम पंचकुला दे गोरखनाथ तो आरंभ किया गया तीजा नगर कीर्तन फरीद श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है। जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो मनाए जा रहे हैं और तस्वीरों में आप नायब सिंह सैनी को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो वहां पर बैठे हुए हैं और पारंपरिक पगड़ी पहनकर बैठे हुए हैं नायब सिंह सैनी। 350वें शहीदी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब भवन से ये तस्वीर है। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए अर्चना न्यूज़। नमस्कार।